दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए मैं आज के विषय को रखने का प्रारंभ करता हूँ। और मेरा विषय आपको तब याद रहेगा जब मैं ये संतुष्ट हो जाऊंगा कि आपको ये पता हो कि पहला सत्र किसका था और विषय क्या था। क्या विषय था पहले सत्र में? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास। किसने लिया था? प्रवर्तक कौन थे उसके? दूसरा विषय किसका था? क्या विषय था? हाँ। तीसरा विषय किसका था? विषय क्या था? चलिए, और मेरा विषय पता है। हालांकि मुझसे पहले प्रशांत जी का विषय था, और प्रशांत जी छोटे भाई हैं तो हमेशा से मैं इनकी बात मानता हूँ, इसलिए थके हुए भी आए हैं। कई जिलों में इनके हो चुके हैं, जैसे मेरे लिए भी एक छठा जिला है, तो वो कई जिलों में अपना विषय रखकर आए हैं। मेरा विषय क्या है? क्या है विषय? आपको पत्रक मिला होगा, आपको। तो अब मेरा विषय आप ही बताना। अगले 50 मिनट मैं बोलूंगा, और कोई भी प्रशिक्षण तब पूरा होता है जब टू वे चैनल होता है, टू वे प्रोसेस होता है। 10 मिनट आपके प्रश्न होंगे, और ये प्रश्न केवल मेरे वक्तव्य के बारे में नहीं होंगे, ये पिछले जो 3 वक्ता थे उनके बारे में भी होंगे। आपके मन में उनके विषय को लेकर भी कोई मन में हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ये बताना चाहते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, वो उन्होंने दो सन का जिक्र किया था 1952 में। उन्होंने बताया था 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनता पार्टी का जो पहला अवतरण था भारतीय जनसंघ, उसकी स्थापना हुई। 1952 में हमने पहला चुनाव लड़ा तो हमें 3 सीटें मिली, 57 में हमको 4 सीटें मिली, 62 में हमको 14 सीटें मिली, 67 में हमको 35 सीटें मिली, 72 में हमको 22 सीटें मिली। फिर हमारा विलय जनता पार्टी में हुआ तो 293 सीटें मिली, जिसमें हमारे सांसद 22 थे, जिनमें 3 मंत्री बने थे। 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और 84 में चूंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो पूरा देश एक उनके प्रति सिंपैथी थी कांग्रेस के लिए, तो केवल 2 सांसद जीते थे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को ये लिखते देखा है, पढ़ा है सोशल मीडिया में कि आडवाणी जी और अटल जी जीते थे, तो आडवाणी जी अटल जी नहीं जीते थे। मेहसाणा से A.K. पटेल जीते थे, और आंध्र प्रदेश से जंगारेड्डी जी, चंदू पाटिया जंगारेड्डी जी जीते थे। फिर 89 का चुनाव हुआ, हमें 91 सीटें मिली। 91 में हमारी सरकार बन जाती और अब की बारी अटल बिहारी ये सफल हो जाता। 91 में सरकार बननी ही थी, लेकिन 2 चरण के बाद 21 मई को राजीव गांधी जी की हत्या हो गई और देश की सिंपैथी फिर एक बार कांग्रेस की तरफ चली गई, और हमें 120 सीट मिली। 96 में 13 दिन की सरकार, जिसका केशव जी ने जिक्र भी किया था, हमें 164 सीटें मिली। 98 में 182 मिली, 99 में 182 मिली, 2004 में 136 मिली, 2009 में 117 हुई, और 2014 में हमारा 272 का लक्ष्य था, 282 मिली। और अभी 303 तो केवल हमारी है, 50 हमारे सहयोगी दलों की है, तो कुल मिलाकर 353 सीटें अब हमारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास। दूसरा जो विषय भारद्वाज जी ने लिया, वो मेरे आज के विषय का एक छोटा सा पार्ट है, उसको मैं आगे बढ़ूंगा। तीसरा विषय आदरणीय विजय शिवारी जी ने लिया, और केवल आप लोगों को याद कराने के लिए, क्योंकि ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण में रिवीजन का बहुत महत्व होता है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति प्रशिक्षणों पे लगी हुई है। और चूंकि हम अगले 50 साल भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन करना चाहती है और शासन करेगी तो केवल प्रशिक्षण वर्गों के आधार पर ही करेगी। और जब विजय जी बोले थे तो मैं ये सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कार्यकर्ता हमारे ज्यादा लापरवाह हुए प्रशिक्षण के बारे में, तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आतंकवादियों के कैंप कश्मीर में लगते तो हमें भी टेंटों के द्वारा प्रशिक्षण शिविर किसी जंगलों में लगाने पड़े, जैसे मार्क्सवादियों के, नक्सलवादियों के लगते हैं। क्योंकि कोई भी विचारधारा बगैर प्रशिक्षण के नहीं चलती। तो मैं केवल छोटा सा याद दिला रहा हूँ। विजय शिवाजी जी का विषय ये था कि हमारा वैशिष्ट्य क्या है, भाजपा का वैशिष्ट्य क्या है और हमारी भूमिका क्या है। तो उनके विषय को 5 हिस्सों में मैं तोड़ता हूं। तो एक तो यह है कि हमारा विचार क्या है, फिर हमारी पार्टी क्या है, पार्टी को चलाने वाले कार्यकर्ता कैसे होने चाहिए, कार्यकर्ता की भूमिका क्या है, चौथा हमारी कार्य पद्धति क्या है। तो कार्य पद्धति को कई बार कार्यशैली समझ लिया जाता है। बहनें बैठी हैं, 12 बहनें बैठी हैं, 12 बहनों को एक ही कंपनी का दूध दे दिया जाए, एक ही कंपनी की चाय दे दी जाए, एक ही कंपनी का पानी दे दिया जाए, उज्ज्वला गैस दे दी जाए। अगर ये अलग अलग बिल्कुल सब कुछ एक ही पैरामीटर के साथ भी चाय बनाएंगी तो भी चाय का स्वाद अलग अलग होगा, क्योंकि चाय एक जैसी नहीं बन सकती। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति की कार्यशैली अलग अलग होती है। और भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य ये है कि जैसा अभी विजय शिवाजी जी ने बोला कि ये पार्टी कितनी बार टूटी। 1885 में कांग्रेस बनी और अब तक 70 बार टूटी है। 2 बार तो आजादी से पहले ही टूट चुकी थी। मोतीलाल नेहरू ने अलग स्वतंत्र पार्टी बना ली थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक अलग बना लिया था, और 68 बार बाद में टूटी। जनता दल कुल मिलाकर 22 सालों में 11 बार टूटा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी एक भी बार टूटी नहीं है और ना टूट सकती है। और हॉरिजॉन्टल टूट का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि विजय जी ने कहा था कि सारे के सारे कार्यकर्ता, पार्टी के अंदर कोई भी नेता नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेता पैदा हो जाएंगे और हम नेता बनाना नहीं चाहते, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे के सारे कार्यकर्ता है, और यही कार्यकर्ता समाज के अंदर नेता है। तो समाज के अंदर आप नेता हो, लेकिन पार्टी के अंदर आप सब कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता अपनी अपनी कार्यशैली से नहीं चल सकते। इसलिए जो ये गीत गाया जा रहा है, इसलिए गीत की रिकॉर्डिंग भेजी है, क्योंकि सबकी गीत गाने की भी कार्यशैली अलग अलग होती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी अलग अलग कार्यशैली से चले। तो हमारी एक कार्य पद्धति है। इसका पिछली बार भी मंडल प्रशिक्षण शिविरों में कार्य पद्धति सिखाई गई थी, और आने वाले जो मंडल प्रशिक्षण शिविर होंगे इसमें आप सब लोगों को कार्य पद्धति पर बोलना होगा। तो हमारी कार्य पद्धति सीधी सीधी 6-7 हमारी कार्य पद्धति है, जिसमें एक का जिक्र विजय शिवाजी जी ने किया था, सबका विश्वास। हमारा नारा तो है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये हमारी कार्य पद्धति नहीं है, ये तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन सबका विश्वास, परस्पर विश्वास, ये हमारी कार्य पद्धति है। पारस्परिक संवाद ये हमारी कार्य पद्धति है। सामूहिकता हमारी कार्य पद्धति है। टीम भावना हमारी एक कार्य पद्धति है। सर्वव्यापी होना, सर्वव्यापी माने हर गली में हमारा कार्यकर्ता होना, माने 15 प्रमुख होना, ये सर्वव्यापी होना, ये हमारी कार्य पद्धति है। जिलाध्यक्ष जी ने जब टीम बनाई होगी तो हर एक जाति के किसी न किसी कार्यकर्ता को अपनी टीम में रखा होगा। तो हर जाति के कार्यकर्ता को पदाधिकारी बनाना, ये हमारी कार्य पद्धति है, जिसका नाम सर्वस्पर्शी होना है। अगली हमारी कार्य पद्धति सर्वग्राही होना है। और सर्वग्राही होना यह है कि कई बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि दूसरी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में और सरकारों में आके मलाई खा रहे हैं, और ये दर्द भी होता है कि भाई मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 40 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, और कई बार तो दर्द 1 साल में हो जाता है। एक कार्यकर्ता को हमने अभी आगरा में कुछ जिम्मेदारी दी थी, मुझसे कह रहा था भाई साहब हमारा क्या होगा, 1 साल होगा काम करते करते। तो 1 साल में भी इतनी बेचैनी, तो ये इस बेचैनी को खत्म करना है। जो प्रशिक्षण शिविर लगे हैं, जैसे अभी विजय जी कह रहे थे कि 25 तारीख को सरकार बनी और 15 से 30 तक हमें प्रशिक्षण शिविर खत्म करने थे। तो दुनिया में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सरकार बनाने के केवल 20 दिन बाद प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ताओं को ले जाए। तो इस प्रशिक्षण का 2 उद्देश्य है। इस प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य ये है कि एक तो ये कि कार्यकर्ता सरकार बनाने के बाद कंबल ओढ़ के सोना जाए एसी चलाकर। तो कार्यकर्ता बर्बाद में ना आए, कार्यकर्ता आलस में ना आए। इस प्रशिक्षण का एक उद्देश्य तो ये है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, जैसा
मुझसे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को कुंठा से बचाना। कुंठा कैसे होगी? आपके घर के लोग कहेंगे कि भाई इतनी 19 MLC की सीट खाली है, आपके दोस्त कहेंगे राज्यसभा की सीटें खाली है, आपके रिश्तेदार कहेंगे कि आयोग की सीटें खाली है, आप कब लेकर आ रहे हो, क्या बन के आ रहे हो, कितना बन के आ रहे हो, इतने दिन हो गए काम करते करते, कुछ तो आप करो। तो ये आप अगर खुद ना भी चाहो, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हो, तो आप तो नहीं चाहोगे सब, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको इतने क्वेश्चन करेंगे कि आप कुंठा में आ सकते हो। तो ये प्रशिक्षण इसलिए है कि आप किसी भी कुंठा में ना आए। भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य है पूरे देश में? कितने? 24 करोड़ भी है, नहीं हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा 403 है, पार्लियामेंट 543 है, आयोग सब मिला के देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में केवल 3000 सारे आयोग सदस्य सारे इतनी जगह है, और यहाँ भी कुल मिलाकर 1000 जगह है। तो ये 12 करोड़ जो हमारे सदस्य हैं, ये कितने कहाँ एडजस्ट होंगे? एडजस्टमेंट का कोई सवाल नहीं है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए पहले से ये मानसिक तैयारी प्रशिक्षण शिविरों के द्वारा ये रहे कि हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, हम केवल काम करें, इसके लिए प्रशिक्षण है, नहीं तो कुंठा है। आकांक्षा से हमारे अंदर कुंठा पैदा होती है। जैसे दुनिया में भी तलाक के केस इसलिए बढ़ रहे क्योंकि लड़के जिस प्रकार की पत्नी चाहते हैं, वो पत्नी जो पिक्चरों में और एपिसोड में दिखती हैं, वो असली जीवन में मिलती नहीं है। तो जिस प्रकार सपनों की राजकुमारी नहीं मिल सकती, सपनों के राजकुमार नहीं मिल सकते, इसी प्रकार सपनों की सरकार नहीं मिल सकती। इसकी पहले से तैयारी रखनी चाहिए और अपने आप को कुंठा से बचाना चाहिए। वैसे तो भारत में सब लोग कुंठा से बची जाते हैं और अपनी कुंठा को दूसरे तरीके से प्रदर्शित भी करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में इस समय 73% लोग मेंटल प्रॉब्लम से ग्रसित है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कुंठित है। लेकिन हमारे यहाँ कुंठा से इसलिए बच जाते हैं कि विधानसभा की टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, मेरे हाथों की लकीर में नहीं थी, मेरे भाग्य में नहीं था, ऐसा सोचकर हम भगवान पे टाल देते और अपने आप को पागलपन से बचा लेते। और अगर हम भगवान पे ना टालें तो हम निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे और इस कुंठा से हो जाएंगे और हमें हॉस्पिटल में आगरा, बरेली या बेंगलोर जाना पड़ेगा। तो इस कुंठा से बचाने के लिए सारे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया है। 2 उद्देश्य है, एक तो कुंठा से बचाना और एक प्रमाद से और आलस्य से बचाना। तो हमारा स्पष्ट विचार क्या है? विजय जी का ये था कि हमारा विचार क्या है, हमारी पार्टी क्या है। और देखो, दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा किताबें एक क्वेश्चन पे लिखी गई है और वो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूं। तो मैं इसको भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से कहता हूं कि आप सभी कार्यकर्ताओं को ये पता होना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मेरा रिश्ता क्या है, ये स्पष्ट पता होना चाहिए। इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर है। तो विचार क्या है, हमारी पार्टी क्या है, हमारा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। तो कार्यकर्ता हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से पहले से जो हम प्रार्थना बोलते हैं उसको 5 गुण जो प्रार्थना में ऐसे गुण होना चाहिए। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें यह है कि कार्यकर्ता हमारा हनुमान जैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता हमारा भरत जैसा होना चाहिए और कार्यकर्ता हमारा अभिमन्यु जैसा होना चाहिए, जो केवल पैदा ही मरने के लिए हो। अभिमन्यु से ज्यादा कुछ सोचे नहीं तो अगर हमने ज्यादा अभिमन्यु पैदा नहीं किए तो हम भारतीय जनता पार्टी या हमारा संघ परिवार, हमारा विचार परिवार जिस लक्ष्य के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी सिंहासन चढ़ते जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भी उद्देश्य केवल सरकारें बनाना नहीं है, सरकार बनाकर एक लक्ष्य तक पहुंचना है, जो हम पहले से हमारा एक सूत्र वाक्य है, इंडिविजुअल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्शन, इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर सर्विस, और वही सर्विस जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय कहते हैं। तो हमें अंत्योदय करना है, दुनिया में विश्व गुरु बनना है, दुनिया में अपनी धाक जमानी है, अपना जो संस्कृति है दुनिया में उसका प्रसार करना है। इसके लिए हमें सरकारों में रहना है और उसके लिए हमें अभिमन्यु और हनुमान जैसे कार्यकर्ता चाहिए, जो गुण हनुमान में थे, जो गुण अभिमन्यु में थे। और मैं उसको दूसरे तरीके से भी कह देता हूँ, वृंदावन में कुम्भन दास जी रहते थे। कुम्भन दास जी को बहुत डराया धमकाया था सीकरी से अकबर ने कि आज हमारे पास नहीं तो ये करूंगा वो करूंगा, गुंडे बेचता था। तो कुम्भन दास जी ने स्पष्ट कह दिया था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटे बिसरे हरि को नाम।
तुलसीदास जी रहते थे बनारस में, अकबर रहता था आगरा में, और बहुत गुंडे भेजे थे। और इस जो तुलसीदास गुंडों को जो तुलसीदास जी ने जवाब दिया था, हमारे कार्यकर्ता उसको दूसरे रूप में, दूसरे रेफरेंस में दे देते हैं। असली रेफरेंस ये था कि गुंडे तुलसीदास जी को धमका रहे थे, तब तुलसीदास जी ने कहा था को वो निरप हमें कहा है। तो हमारा कार्यकर्ता तुलसीदास और कुंदन दास के रास्ते पे चलने वाला हो, उसको शीघ्र से, उसको राजधानियों से कोई काम ज्यादा ना हो, ऐसे कार्यकर्ता ही हमें चाहिए। और यही कार्यकर्ता हमारी पार्टी को अगले 50 साल तक सरकार में रख सकते हैं। महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता, आकांक्षी कार्यकर्ता हमको मुश्किलें पैदा करेंगे, और जब आकांक्षा ही दुख देती है तो महत्वाकांक्षा और ज्यादा दुख देंगे। तीसरा यह था कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, वो उनका विषय। मेरा विषय यह है कि आज की भारत में जितनी विचारधारा हैं उसमें हमारी विचारधारा मुख्य है। ऐसा समझो कि गंगा जी जा रही है, उसमें सैगन नदी डल रही है, उसमें चंबल नदी जाके मिल रही है, उसमें यमुना जाके मिल रही है, काली नदी जाके मिल रही है, रामगंगा जाके मिल रही है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ये भी आके मिल रहा है, वो भी आके मिल रहा है। और लेकिन इस मिलने को, ये जैसे गंगा चंबल ना हुई, जैसे गंगा रामगंगा ना हुई, जैसे गंगा काली नदी नहीं हुई, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक गंगा की भांति इस देश की विचारधाराओं की मुख्य विचारधारा। और इसलिए जो हमारी कार्यपद्धति सर्वग्राही थी, सर्वग्राही में यह था कार्यकर्ताओं को दुख होता है कि भाई दूसरी पार्टी के लोग मलाई खा रहे, तो हमारी कार्यपद्धति है दूसरी पार्टी के लोगों को लेना। और कार्यपद्धति इसलिए कि हमें सरकार बनानी है। हमें सरकार, जिस दिन से हम पार्टी बनाए थे उसी दिन से पहला ही उद्देश्य था कि भारत दिल्ली पे हम कब्जा करके रखेंगे। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनाई थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से आते थे, और उस समय जब भारतीय जनता पार्टी बनाई थी तो हमने रामराज परिषद के लोग लिए थे, प्रजा परिषद के लोग लिए थे, स्वतंत्र पार्टी के लोग लिए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग लिए थे। इसलिए सर्वग्राही हम केवल 2017 या 22 या 19 या 14 या आने वाले 2024 के चुनाव में होंगे, सिर्फ इतना नहीं है। और सर्वग्राही हम केवल नेताओं के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रखी कि हमें केवल इतने ही कार्यकर्ता रखने हैं। आज 10 करोड़ कार्यकर्ता, तो केवल 10 करोड़ ही कार्यकर्ता रखने हैं। देश की आबादी 138 करोड़ है, तो हमें इस देश में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने मेंबर बनाने हैं, इतना हमारा लक्ष्य है। और हमें लगातार सरकारों में रहना है, भारत को ताकतवर बनाकर। तो सर्वग्राही हम केवल जिंदा नेताओं के लिए नहीं है। हमारी कार्यपद्धति केवल सर्वग्राही होना केवल जिंदा नेताओं के लिए नहीं है। इसलिए हमने गांधी जी को ग्राह्य किया है, और हमने पटेल जी को अपनाया, हमने शास्त्री को अपनाया, मोदी जी ने भी चंद्रशेखर जी की जयंती मनाई है, और हमने दूसरे नेताओं को भी लिया है। तो जो नेता दुनिया में नहीं है लेकिन उनके विचार दुनिया में है, हम उनके लिए भी सर्वग्राही। इसलिए, और ये हमारे विचार को मजबूत करने का आधार है। तो हमारा विचार क्या है, आपसे पूछा जाएगा, और आप सोशल मीडिया में लिखते भी होंगे कि हमारा विचार क्या है। तो हमारा विचार, जब कोई आपसे पूछे तो सीधे सीधे कहो कि हमारा विचार है भारत माता की जय, हमारा विचार है वंदे मातरम। ये दो छोटे छोटे मतलब एक मुंह पे चढ़ने वाले डायलॉग हैं, लेकिन एक जो असली हमारा विचारधारा है वो है भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जियो पॉलिटिकल संस्कृति को नेशनलिस्ट नहीं कहते, लेकिन दूसरे लोग हमको नेशनलिस्ट कहते हैं। तो जियो पॉलिटिकल नेशनलिज्म ये हमारी विचारधारा है। तो हमारी विचारधारा आज हमारी विचारधारा को एक्सप्रेशन करने के लिए, हमारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, केवल अभी जैसे बहन जी सबकी उपस्थिति ले रही थी कि उस प्रकोष्ठ से उस प्रकोष्ठ से उस प्रकोष्ठ से, तो केवल भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद हम 10 दिशाओं में नहीं गए। और ये जो 303 सीट आई है ये केवल भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार नहीं है। 1925 में जब संघ बना उसके बाद 1936 में राष्ट्र सेविका समिति बनी, 1946 में गुरुकुल गीता गुरुकुल बना, 1948 में राष्ट्र धर्म प्रकाशन भारत प्रकाशन जिसके ये ऑर्गेनाइजर और 5 जने हैं,
1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, 1951 में भारतीय जनसंघ, 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम, 1955 में भारतीय मजदूर संघ, 1959 में विकास परिषद, 1964 में विश्व हिंदू परिषद, 1966 में साहित्य परिषद, 1968 में दीनदयाल जी की हत्या हो गई थी, 1969 में भारतीय शिक्षक मंडल बना और दीनदयाल जी को हत्या होने के बाद दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1972 में बना। उसके साथ में विवेकानंद केंद्र बना, 1973 में बाला साहब आमटे स्मारक समिति बनी और उसी के साथ में इतिहास संकलन समिति 1973 में, 1974 में ग्राहक पंचायत बनी, 1977 में विद्या भारती जिसके आप ये स्कूल देखते हो, और NMO नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1978 में सहकार भारती, 1979 में भारतीय किसान संघ जिसके बहुत कार्यकर्ता मिलते हैं, और सेवा भारती, 1980 में भारतीय जनता पार्टी, 1981 में संस्कार भारती और संस्कृत भारती, 1982 में भारत विकास केंद्र, 1983 में समरसता मंच, 1984 में सीमा जागरण मंच, 1985 जिसका मेरा जिक्र अभी महिपाल जी ने किया था कि मॉस्को अंतरराष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट था, वोसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूथ। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो अब पता चला कि हमारे बच्चे कितने यूक्रेन में पढ़ते थे, लेकिन जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था तो 5 लाख विदेशी बच्चे भारत में पढ़ते थे, तो उसका अपना एक संगठन अपना संघ का ही है वोसी। 86 में राष्ट्रीय शिक्षक संघ बना, 89 में भारतीय किसान संघ बना, 90 में प्रज्ञा परिषद, विश्व संवाद केंद्र ये बने, 91 में स्वदेशी जागरण मंच बना, 92 में क्रीड़ा भारती, विज्ञान भारती, राष्ट्रीय शैक्षिक ये अधिवक्ता परिषद, पूर्व सैनिक परिषद, 93 में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, 94 में कुटुंब प्रबोधन और लघु उद्योग भारती, 2002 में आरोग्य भारती बनी, 1999 में भारत तिब्बत सहयोग मंच बना, 1914 में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच बना, और अभी जो हमारा लास्ट संगठन 2020 में कोरोना के बाद बना है उसका नाम है रोजगार भारती। ऐसे 40-42 संगठनों के नाम मैंने आपने बताए। तो ये हमारा विचार परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपने इस विचार परिवार के लोगों को पता होना चाहिए। और कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता थोड़े जोश में बोल जाते हैं कि हमने 303 ला दी। इस 303 लाने में 1925 से लेकर अब तक ये 97 साल लगे हैं, 6 पीढ़ियां लगी हैं, इतने संगठन लगे हैं, विचार परिवार इतना ज्यादा लगा, तब जाके दसों दिशाओं में गए हैं। तो हमारा विचार है भारत माता की जय, हमारा विचार है वंदे मातरम, हमारा विचार है भूशासित राष्ट्रवाद। अब इसमें हम इस समय जो भारत की मुख्य विचारधारा है इसमें 3 है। एक कांग्रेस की विचारधारा है जिसको वो गांधीवादी समाजवाद कहते हैं, लेकिन उनका जो गांधीवादी समाजवाद है, तो हमारी जो पंचनिष्ठा है, हम भी हमारी तीसरी जो पंचनिष्ठा है, जब आप पढ़ते होंगे भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा, तो हमने भी गांधीवादी समाजवाद को अपनाया है। तो हम उनकी अर्थव्यवस्था को मिश्रित, उनकी विचारधारा को मिश्रित विचारधारा कहते हैं। दूसरी विचारधारा साम्यवादियों की है, तीसरी समाजवादियों की, चौथी हम राष्ट्रवादियों की। तो इनमें अंतर क्या है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1757 से लेकर 1764 तक यहाँ से 3 चीज वो मुख्य रूप से ले गए थे। कपास ले गए थे, कोयला ले गए थे और लोहा ले गए थे। तो उसी कपास के जब वो लंदन में ले गए थे, उसी कपास के उन्होंने स्पिनिंग मशीन बनाई और सबसे पहला जो आविष्कार 1782 में हुआ है वो पावर लूम का हुआ है। उसके बाद उन्होंने हमें कपड़े बेचने शुरू। फिर 1785 में इस भाप का इंजन बन गया। तो इन आविष्कारों के कारण इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति आ गई। इंग्लैंड की देखा देखी औद्योगिक क्रांति हॉलैंड में चली गई, हॉलैंड से इटली में चली गई, इटली से जर्मनी में चली गई। तो वहां औद्योगिक क्रांति हो गई और औद्योगिक क्रांति के बाद कुछ लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली। जिन लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली थी, उद्योग लगा लिए थे, वो मालामाल होते चले गए और बाकी जो उनके यहाँ काम करते थे वो मजदूर होते चले गए। तो
पूरा यूरोप का जो समाज था दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ मिल मालिक थे, एक तरफ मजदूर थे। बीच में एक मिडिल वर्ग भी था, जो इंजीनियर थे, जो साइंटिस्ट थे, जो बीच के जो मैनेजमेंट का काम करते थे। मध्यम वर्ग बहुत छोटा था। अधिकतर जो वर्ग था वो मजदूरों का था और पूंजीपतियों का था। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इस दुनिया में पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद का सबसे बड़ा इस समय जो देश है वो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है। कई सारे कल मुझसे कार्यकर्ता ने पूछा कि चीन तो साम्यवादी है। मैंने कहा नहीं, चीन तो अमेरिका से भी बड़ा पूंजीवादी बनकर उभरा है। वो उसने तो बड़ी चालाकी से साम्यवाद का नाम लेते लेते पूंजीवादी हो गया है। तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात पूंजीवाद आया। तो पूंजीवाद के बाद जब ये समाज में बहुत ज्यादा अंतर हो गया, अमीर गरीब की खाई जो बड़ी हो गई, तो 1818 में एक आदमी पैदा होता है, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने कुछ नारे दिए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सब कुछ। कार्ल मार्क्स के कारण, हीगल के कारण, एंजल्स के कारण मजदूरों की यूनियन बनती चली गई। इसी बीच बहुत सारे जो समाजवादी थे उन्होंने कहा कि देखो, ये तुम्हारा साम्यवाद भी गलत है और तुम्हारा पूंजीवाद भी गलत है। तुम्हारा जो पूंजीवाद है ये व्यक्ति को महत्व देता है, जिसकी दीनदयाल जी बहुत चर्चा करते हैं, और तुम्हारा जो साम्यवाद है ये समाज की चिंता करता है। साम्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानता। साम्यवाद कहता है तुम्हें एक बच्चा पैदा करना है तो केवल एक ही बच्चा पैदा करना, और चीन में दूसरा बच्चा पैदा होता तो सिर पे हथौड़ा मारकर अंदर ही मार दिया जाता। तो साम्यवाद बड़ी क्रूर व्यवस्था है। साम्यवाद में व्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। और चीन में अभी यह है कि भाई एक व्यक्ति एक घर से ज्यादा नहीं ले सकता, एक फ्लैट से ज्यादा नहीं ले सकता। तो अब चीन में क्या कर रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में सहमति से तलाक ले रहे हैं, फिर वो भी एक घर खरीद रहा, वो भी एक घर खरीद रहा, और फिर बाद में साथ साथ रहने लगते हैं, क्योंकि साम्यवाद ये अनुमति नहीं देता कि एक घर से ज्यादा किसी के हो। लेकिन साम्यवाद एक बहुत बड़ी नौटंकी था, एक कम्युनिस्ट बहुत बड़ी नौटंकी था। एक साम्यवादी नेता के बारे में चुटकुला कहा जाता है कि उनसे पूछा किसी ने कि आपके पास दो घर होते तो क्या करते, कि एक में दान दे देता। दूसरा घर होता, दो कारें होती तो क्या करते, कि उसको भी मैं दान दे देता। तो उस पत्रकार ने मजाक में पूछा कि नेताजी आपके पास तो दो जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, तो आपको एक दान दे देना चाहिए। बोले नहीं, ये तो मेरी आवश्यकता है। तो ये साम्यवादी जो इनके पास संसाधन होते थे उसको वो अपनी आवश्यकता बताते थे। और ये साम्यवाद का ये निश्चित रूप से एक उद्घोष भी था। और साम्यवाद इसलिए नौटंकी था कि साम्यवाद ये कहता था, कम्युनिज्म ये कहता था कि बच्चे अलग रहेंगे, बूढ़े अलग रहेंगे, पत्नियां अलग रहेंगी, पति अलग रहेंगे, सारे के सारे लोग सुबह 10 बजे या 8 बजे फैक्ट्रियों में आ जाएंगे या खेतों पे आ जाएंगे, और जब हम छोड़ेंगे तब जाएंगे। तो सबको काम तो बराबर करना पड़ेगा, लेकिन जो वेतन होगा वो और जो खाना होगा, जो खाद्यान्न होगा, वो आवश्यकता अनुसार मिलेगा। इसलिए जो हम 80 करोड़ की बात करते हैं, 80 करोड़ हम राशन देते हैं, तो इसमें राशन में जो मुझे भी पसंद नहीं है, समाजवादियों को भी पसंद नहीं है, बात यह है कि मान लो मेरे 2 बच्चे, तो राशन कार्ड में मेरे 2 नाम आएंगे, 4 नाम आएंगे, हम 2 हमारे 2 के, और अगर किसी के हम 4 हम 5 और हमारे 25 हैं तो उनके 27 नाम आ जाएंगे। तो ये जो कम्युनिज्म की व्यवस्था है, जो ये राशन की व्यवस्था है, ये वास्तव में ये जो आवश्यकता के अनुसार की व्यवस्था थी, ये बोझ था। इसलिए रूस में चुटकुला चलता था कि एक गेस्ट दूसरे के घर पे गए, उन्होंने कहा कि पापा कहाँ हैं, तो वो दोनों मिले नहीं। तो बच्चे ने दरवाजा खोला, बच्चे ने कहा पापा तुम चंद्रमा पे गए हैं, कि कब लौटेंगे, कि मंडे को लौट आएंगे। कि मम्मी कहाँ है, कि मम्मी राशन की दुकान पे गई है, कब लौटेंगी पता नहीं। तो रूस में ये तो पता था कि चंद्रमा पे लौटा हुआ पापा कब लौटेगा, लेकिन रूस के बच्चों को ये पता नहीं था, इतनी लंबी लाइन थी कि राशन की दुकान पे गई हुई मम्मी कब लौटेगी। तो ये एक जो कम्युनिज्म का, ये इसको आयरन कर्टेन भी कहते थे, कि इसके अंदर क्या हो रहा है दिखता नहीं था। और ये कहते थे हम समानता लाएंगे। अगर ये समानता लाते तो जर्मनी 2 हिस्सों में टूटा था, तो जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो बर्लिन की दीवार लगी थी, उसमें पश्चिमी जर्मनी के इतने सारे सालों में पश्चिमी जर्मनी की गोली से पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे
वो दीवार को फांद कर पश्चिमी जर्मनी में क्यों कूदते थे अगर साम्यवाद इतना अच्छा था? तो साम्यवादियों को और पूंजीवादियों को दोनों को किनारा करने के लिए दुनिया के समाजवादियों ने सोचा कि देखो, ना तो व्यक्ति से बात बनेगी, ना समाज से बात बनेगी, तो बात बनेगी सरकारों से। तो आज दुनिया में जितनी भी सरकारें हैं, जैसे भारत के संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, माने भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये जो कल्याण की परिकल्पना है यही समाजवाद है। तो साम्यवाद में समाजवाद में अंतर यह है कि साम्यवादी कहते थे कि जो कमाएगा सो खाएगा, माने जो नहीं कमाएगा वो नहीं खाएगा। बात तो ठीक थी, और वो इसी को वैज्ञानिक समाजवाद कहते थे। दीनदयाल जी ने उसको उत्तर दिया कि नहीं, जो कमाएगा वो नहीं खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा भी। तो दीनदयाल जी ने कहा जो कमाएगा सो खिलाएगा। तो वो ये कहते थे कि नहीं, कमाना पड़ेगा, चाहे कोई दिव्यांग है, माने किसी की पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो खा नहीं सकता और हम उसको राशन दे नहीं सकते। तो समाजवादियों ने कहा कि नहीं नहीं, जो दिव्यांग है उसकी चिंता सरकार करेगी, उसको ट्राइसाइकिल सरकार देगी, उसको ये सरकार देगी, उसको वो सरकार देगी। तो दुनिया में इन्होंने एक रास्ता निकाला कि नहीं, पूंजीवाद का भी प्रभाव नहीं रहना चाहिए, साम्यवाद का भी प्रभाव नहीं रहना चाहिए, तो लोकतंत्र आना चाहिए। तो लोकतंत्र सबसे पहले तो इंग्लैंड में आया 1265 में, पहली बार पार्लियामेंट इंग्लैंड में बनी। लेकिन उसके बाद जो फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, फिर 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और 1917 में ये जो रूस की क्रांति हुई थी, ये पूरे 100 साल का परिणाम था। 1898 में मार्क्स पैदा होता है और मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद रूस में क्रांति होती है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई अब संघ भी 100 साल का होने वाला है। तो मैं कहता हूं कि किसी भी विचार को पूरी दुनिया में स्थापित होने के लिए 100 साल चाहिए। संघ 1925 में पैदा हुआ था, अभी 100 साल हुए नहीं है। मार्क्स की सरकार 100 साल बाद बनी थी, अभी तो हमारी सरकार दुनिया में बननी बाकी है। तो ये जो समाजवादी थे, इन्होंने लोकतंत्र का सहारा लिया। समाजवादी लोकतंत्र के सहारे से स्थापित करना चाहते हैं। समाजवाद की अपनी प्रॉब्लम है, ये समाजवाद की प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका डूब गया समाजवाद के कारण, नेपाल की स्थिति खराब है समाजवाद के कारण, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल गया समाजवाद के कारण, और भारत पर भी ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। जब भारद्वाज जी बोल रहे थे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमने इतने मकान बना दिए, हमने वैक्सीन लगवा दी, हमने ये कर दिया, हमने 80 करोड़ राशन बांट रहे। लेकिन कब तक? भारत का टोटल बजट 39,40,000 करोड़ का है अभी 22 का, और उसमें भी हम इतना बड़ा हिस्सा अगर इन कल्याणकारी योजनाओं पर लगाते रहेंगे, और केवल रक्षा के लिए केवल जो बजट है 5,25,000 करोड़ का है। चीन का बजट 22 लाख करोड़ का है, और चीन से भी 3.5 गुना 77,000 करोड़ का अमेरिका का बजट है, तो 77 लाख करोड़ का। तो ऐसे में हम दुनिया में कहां ठहरेंगे अगर हम इस देश में शौचालय बनाते रहेंगे या फिर कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर हम ये देते रहेंगे? भारत ताकतवर नहीं होगा। ये एक तात्कालिक व्यवस्था है। ऐसा समझो कि कोई बीमार हुआ और उसको इंजेक्शन और गोली दे दी, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाएगा तब हम उसको आगे बढ़ेंगे। और स्वस्थ होगा कि राष्ट्रवाद के कारण, दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया उसके कारण हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा। और दीनदयाल जी कहते थे कि अगर कोई गड्ढे में पड़ा तो उसको उंगली पकड़ाओ, जिससे और उससे कहो कि वो अपने पंजे पे खड़ा हो, उसको ऊपर खींचो, तब ये देश में समरसता और समानता आएगी। तो हमारी विचारधारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये वास्तव में ये जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है। और जियोपॉलिटिकल मूवमेंट इसलिए है कि हम कई फ्रंट पर एक साथ, कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं। हम सुरक्षा के मामले में लड़ रहे हैं, हम आर्थिक मामले में लड़ रहे हैं, हम जो कल्चरल मामला है उसमें लड़ रहे हैं, हम एजुकेशन के उसमें लड़ रहे हैं। तो हमको एक साथ कई फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। और चूंकि सरकारों की मजबूरियां होती है कि ये सब अच्छा दिखाना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरना होता है कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं को सारी परिस्थितियां पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ भी पता हो, उसके साथ साथ में अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। और हमारी वीकनेस ये है कि अभी छाता में जो बच्चा पैदा हुआ होगा 1 घंटे के अंदर, तो उस पर भी 98,700 रुपए का कर्जा है। तो इतना कर्जा है,
और पूरे देश पर, तो उसके कैसे इस देश को आगे ले जाएंगे? और केवल राष्ट्रवाद के आधार पर आगे ले जाएंगे, या फिर जो हम पर विपक्षी, जो साम्यवादी हम पे अटैक करते हैं, समाजवादी हम पे अटैक करते हैं, इस समाजवादी को समाजवादी नहीं समझना। समाजवादी होता तो पूरे समाज को साथ लेकर चलता। ये तो केवल परिवारवादी है, अपने परिवार के लोगों को सांसद विधायक बनाते हैं, ये केवल एक जाति को लेकर चलते हैं और एक संप्रदाय को लेकर चलते हैं, तो ये जातिवादी है, ये परिवारवादी है। ये तो समाजवादी नाम से एक अच्छा शब्द है, समाजवादी, इसके नाम का दोहन कर रहे हैं, ये समाजवादी नहीं है। हमने साम्यवादियों को इस देश से खत्म कर दिया है, हमने रूस से ये अपना खत्म हो गया है, और चीन में इसने जैसे सांप अपनी कांसली बदल लेता, तो चीन नाम वो साम्यवादी है लेकिन वास्तव में वो पूंजीवादी हो चुका है। दुनिया में केवल एक देश साम्यवादी दो प्रकार के हैं, एक हार्ड कोर साम्यवादी है जो केवल नॉर्थ कोरिया बचा है, एक सॉफ्ट के प्रकार के साम्यवादी हैं जो जर्मनी बचा है। तो बाकी वियतनाम हो गया, ये छोटे छोटे जो देश हैं, ये रूस की तरफ देखते हैं, चीन की तरफ देखते हैं, और ये अपने आप को साम्यवादी घोषित करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उनसे उधार लेने के लिए, उनसे सहायता लेने के लिए। लेकिन दुनिया साम्यवाद के आधार पर नहीं चल सकती। ये एक फ्लॉप विचारधारा साबित हो चुकी है, क्योंकि ये कहते थे कि हम बुलेट के आधार पर सरकार बनाएंगे और बुलेट के आधार पर हम साम्यवाद लाएंगे। समाजवादी कहते थे कि नहीं, बुलेट के आधार पर नहीं लाएंगे, हम बैलेट के आधार पर सरकार बनाएंगे और बैलेट के आधार पर हम समानता लाएंगे। लेकिन जो साम्यवादी कहते थे वो डर साबित भी होता है कि जो जितनी सरकारें बनती हैं लोकतंत्र में, उसमें पूंजीपति लोग हावी हो जाते हैं और उसमें अपने फेवर में वो निर्णय भी करवा लेते हैं। ये सारे चैलेंजेस हैं, और लोकतंत्र की और समाजवाद की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि नौकरशाही हावी होती है और नौकरशाही काम भी नहीं करने देती है, और जो सरकारी सिस्टम है वो करप्ट हो जाता है। जैसे अकबर के समय में बीरबल को कितना समझाया था लेकिन माना नहीं। तो ये लोकतंत्र की और समाजवाद की अपनी एक अलग समस्या है। इन सब समस्याओं के बीच में ये जो राष्ट्रवाद है, ये बड़ा प्योरिटी वाला है, ये त्याग वाली विचारधारा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एकात्म मानव दर्शन के तहत हम ये मानते हैं, एकात्म मानव दर्शन का एक ही वाक्य समझने के लिए कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और यही एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल जी का है। तो दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन है, उसका बेस धर्म है। साम्यवादियों का जो बेस है, साम्यवादी अर्थ और काम में समानता चाहते हैं, समाजवादी अर्थ और काम में समानता चाहते हैं। तो ना तो समाजवादियों में, ना पूंजीवादियों में, ना साम्यवादियों में धर्म और मोक्ष की चर्चा नहीं है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रवाद है, इसमें पहले धर्म है, धर्म के आधार पर अर्थ है, अर्थ के आधार पर काम है, काम के आधार पर मोक्ष है। तो हमारी विचारधारा जरा हटके है, हम जरा हटके हैं, हम पार्टी में डिफरेंस है, हमारा विचार मूल विचार है, हमारा विचार इस देश का विचार है, हमारा विचार इस मिट्टी का विचार है, हमारा विचार भारतीय का विचार है, हमारा विचार अर्थायाम का विचार है, हमारा विचार आर्थिक विकेंद्रीकरण का विचार है, हमारा विचार स्वदेशी का विचार है। तो जो हमारा विचार है ये संस्कृति को लेकर चलता है। और जो ये देखो राष्ट्र शब्द है ना, इसको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र का पर्यायवाची नेशन नहीं है। जैसे घी का पर्यायवाची कुछ, घी को इंग्लिश में कुछ नहीं कह सकते, जलेबी में अंग्रेजी को कुछ नहीं कह सकते, इसी तरीके से राष्ट्र को अंग्रेजी में कुछ नहीं कह सकते, राष्ट्र को नेशन नहीं कह सकते। वो जो नेशन की उनकी परिभाषा है, उसके जिसके पास मिलिट्री है वो नेशन है। तो ये तो ठीक है कि भारत के पास मिलिट्री है तो भारत नेशन है, लेकिन भारत का जो नेशन है ये केवल मिलिट्री के आधार पर नहीं है। और ये जो भारत का जो नेशन है, भारत का जो राष्ट्र है, ये संस्कृति के बेस पर है। तो राष्ट्र बनते हैं संस्कृति से, देश बनता है जमीन से, और राज्य बनते हैं राजनीतिक इकाई के द्वारा। तो जो राष्ट्र हमारा संस्कृति के आधार पर बना, संस्कृति बनती है 16 संस्कारों से। बाकी 15 संस्कार याद ना हो, लेकिन अंतिम संस्कार भी अगर हिंदू पद्धति से हो गया तो वो भी संस्कृति है, उसी से भी राष्ट्र हो जाएगा। हम ये तो कहते हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, लेकिन अभी तक किसी से भी पूछो कि भारत की आपने उत्तर की सीमा निश्चित कर दी, पश्चिम की सीमा निश्चित कर, दक्षिण की सीमा निश्चित कर दी, लेकिन आप हमें ये तो बताओ कि भारत पूर्व में कहां तक है, भारत पश्चिम में कहां तक है। तो भारत पूर्व है सिंगापुर तक, जहां तक हमारी संस्कृति है तो वहां तक हमारा राष्ट्र है। हमारी पश्चिम की सीमा लंदन तक है, तो हमारा पश्चिम का राष्ट्र लंदन तक है। और ये एक दिन, जिसको अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि अगले 15 सालों में भारत अखंड हो जाएगा,
तो भारत अखंड जो होगा, तो भारत के अखंड होने की प्रक्रिया सीधे सीधे ये नहीं कि हमारी मिलिट्री जाएगी लाहौर कराची में घुस जाएगी और वापस मिला लेगी। इसको हम कई चरणों में करेंगे। हम पाकिस्तान को पहले 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, अलग अलग देश बनेंगे, तब उनमें से जो बलूचिस्तान हमारे साथ आएगा, सिंध आएगा, पख्तून आ जाएगा, पाकिस्तान को हम पंजाब जो छोटा सा रहेगा उसको छोड़ देंगे। तो ये कई चरणों में होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ये कार्यकर्ताओं को समझ लेना चाहिए कि केवल सरकार बना के छोड़ देना ये हमारा लक्ष्य नहीं था। जैसे कार को लाकर आप केवल गैरेज में कोच में खड़ी करके छोड़ नहीं सकते, उसी प्रकार पार्टी को सरकार में बना के छोड़ नहीं सकते। कार का उद्देश्य है लाने का, इसी सरकार का एक उद्देश्य है लाने का। तो हमारी सरकार के उद्देश्य हैं, सरकार के लक्ष्य हैं। हमारी सरकारों के लक्ष्य है कि अगर छाता का कोई बच्चा अपनी बुलेट से लंदन तक जा सके तो लंदन तक सड़क बनानी है। हमारे मथुरा का कोई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगर सिंगापुर तक बुलेट से जाना चाहे तो वहां रैली निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। लोग इस पॉलिसी के तहत जो उनकी लोग इस पॉलिसी है वो यही है कि हम सिंगापुर तक रोड बनाएंगे। हमारे लक्ष्य और बहुत बड़े हैं। हम केवल इतना, जैसे आपके यहाँ जो बिजली चल रही है केवल 1.25 लाख मेगावाट बिजली बनती है पूरे हिंदुस्तान में। चीन में 7 लाख मेगावाट बिजली बनती है। हम भी 7 लाख मेगावाट बिजली बनाएंगे और जिन नदियों में बनती है उस नदियों को वापस अपने पास अपने कब्जे में लेंगे। चीन ने हमसे जो 53,183 वर्ग किलोमीटर भूमि छीन रखी है उसको वापस लेंगे। हम पाकिस्तान ने जो हमारा पीओ को ले रखा वो उसको वापस लेंगे। हम भारत को अखंड बनाएंगे। इसके लिए हम सरकारों में रहना जरूरी है और सरकारों में रहने के लिए हमें बड़ा बलिदानी किस्म के और तपस्वी किस्म के, योगी किस्म के कार्यकर्ताओं की जरूरत है। उसके लिए प्रशिक्षण है। तो अभी मेरा विषय इतना था, शायद समय पूरा हो गया होगा। अगले 8-10 मिनट आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा।